इस वीडियो में सुगम विज्ञान क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 का लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हमने अति लघु और अति लघु और लघु देख चुके हैं। ठीक है, मतलब अति लघु इसका देख चुके हैं। और जो दीर्घ अति लघु था इससे पहले सिर्फ अति लघु ही देखे। ठीक है, तो इससे पहले हम अति लघु देख चुके हैं। और यहाँ पे साइंस का वीडियो काफ़ी देर पे आता है। इसका वजह यह है कि सब जो क्वेश्चन है उसको बनाने में काफ़ी समय लगता है, तो इसमें काफ़ी मेहनत लगता है। ठीक है, इसलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, तो आप कमेंट में बोलिए, तो यहाँ पे जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, तो दोस्तों साथ में चला आर के मसले चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन प्रेस कर दिया ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे आप देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पे लघु उत्तरीय है। सबसे पहले कहता है एक उदाहरण देकर समझाएं कि नायलॉन रेशे काफ़ी सबल होते हैं, अर्थात ये मजबूत होते हैं, प्रबल होते हैं। ऐसे यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है सबल, ये भारतीय वन में इसी तरह से उठपटांग होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रबल या फिर सबल का मतलब मजबूत यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, उदाहरण देकर आपको समझाना है। ठीक है, तो जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके सामने कोई है या फिर एग्जामिनर, मतलब कोई एग्जाम ले रहा है, तो आपसे यहाँ पे समझाना है। तो आप सपोज कीजिए कि आपके पास कोई है, ठीक है, उसको हम समझा रहे हैं, तो जैसे कि हम आपको समझा रहे हैं उसी तरह से। ठीक है, तो उत्तर होगा उदाहरण, नायलॉन का उपयोग चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है, क्योंकि नायलॉन बहुत मजबूत यानी कि सबल होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि नायलॉन का जो उपयोग है वो चट्टानों पर जब चढ़ने के लिए किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना मजबूत होता होगा। ठीक है, जब चट्टान पे चढ़ने के लिए यहाँ पे एक ही उदाहरण बोल रहे हैं इसलिए, वरना यहाँ पे पैराशूट बनाने में भी किया जाता है, तो समझ सकते हैं कितना मजबूत होगा। ठीक है, तो क्योंकि नायलॉन बहुत मजबूत होता है तो सामने वालों को समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। और ये लचीला और टिकाऊ भी होता है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नायलॉन क्या है, इसका नाम नायलॉन क्यों पड़ा। तो हमने पीछे भी देखा था नायलॉन क्या है, तो एक कृत्रिम तंतु है, मानव निर्मित तंतु है। ठीक है, और इसका क्यों पड़ा, तो यहाँ पे देखो नायलॉन एक मानव निर्मित तंतु है। इसका विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। इसे सर्वप्रथम न्यूयॉर्क एवं लंदन के बाजारों में बेचा गया, इसीलिए इसका नाम नायलॉन पड़ा। लंदन और न्यूयॉर्क NEW से आपका शुरू होता है न्यूयॉर्क। ठीक है, NEW से न्यू, और लंदन LON से होता है। इसी तरह से नायलॉन इसी दो नाम से मिलकर बना होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं ऐसे, जैसे क्वेश्चन पूछे नायलॉन क्या है, इसका नाम नायलॉन क्यों पड़ा, तो आप सिंपली बोल सकते नायलॉन एक मानव निर्मित तंतु है। ठीक है, इसे सर्वप्रथम न्यूयॉर्क एवं लंदन के बाजारों में बेचा गया, इसीलिए इसका नाम नायलॉन पड़ा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका जो अति लघु होता है वो मतलब लघु जो होता है उसको लगभग 50 शब्द में देना पड़ता है आंसर, इसलिए यहाँ पे एक बार इस तरह से लिख सकते हैं। और आप भी कोई भी चीज़, तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे इसका विकास जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्रुव तथा पेनो पदार्थ किसे कहते हैं, तो आप लोगों को पता होगा जो संश्लेषित रेशे तंतु होते हैं उनको आयरन करने की आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि उसमें कोई ऐसा लकीर वगैरह नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उसको बिना धोआ और पेनो, इसीलिए उसको ऐसा कहा जाता है। उत्तर होगा यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है, प्रेस करने की कोई आवश्यकता न होने के कारण संश्लेषित तंतुओं को धो तथा पहनो पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं कि संश्लेषित तंतुओं को धो तथा पहनो पदार्थ कहते हैं, लेकिन ये काफ़ी छोटा हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा प्रेस करने की कोई आवश्यकता न होने के कारण संश्लेषित तंतुओं को धो तथा पहनो पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा धो तथा पेनो पदार्थ क्यों कहते हैं संश्लेषित रेशे को, तो इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि प्रेस करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए संश्लेषित तंतुओं को धो तथा पेनो पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखें उष्मा सुघट एवं उष्मा दृढ़, यानी इसको हम लोग उष्मा सुघट थोड़ा सा अटपट है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक, और इसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह से ये टाइप करने में थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ कि में क्या अंतर है, तो आपको पता है ये जो है आपको आसानी से पिघल सकता है आप उष्मा देंगे तो, लेकिन ये जो उष्मा दृढ़ होता है उष्मों का सहने वाला होता है, उसको सह सकता है काफ़ी देर तक, थोड़ा बहुत इससे प्रभावित होता है ये जो उष्मा दृढ़ होता है। ठीक है, तो उष्मा सुघट जो होता है यानी थर्मोप्लास्टिक यहाँ पे प्लास्टिक नहीं होगा। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक गर्म किए जाने पर मुलायम तथा ठंडा किए जाने पर पुनः कठोर हो जाते हैं। जैसे बोतल जिसमें पानी नहीं रखा होता है, वो सब बोतल जो होता है सिंपल बोतल जो देखते हैं, तो वो सब पिघल जाता है। ठीक है, तो वो होता है उष्मा सुघट यानी थर्मोप्लास्टिक का होता है, तो वो आपका पिघल जाएगा तुरंत, और फिर ठंडा होगा तो कठोर हो ही जाएगा। लेकिन जबकि
ऊष्मादीड यानी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो गर्म करने पर मुलायम नहीं होता है, यानी ऊष्मादीड यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम नहीं होता है। यही इन दोनों में अंतर है कि इसमें जो होता है वो गर्म करने पर पिघल जाता है, मतलब कि मुलायम हो जाता है, लेकिन ये मुलायम नहीं होता है। तो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि विद्युत स्विच ऊष्मादीड प्लास्टिक को से बनते हैं क्यों? तो आप ही को पता होगा ऊष्मादीड जो है वो उसको ऊष्मा कसाने वाला होता है। और चूंकि हम इसको थोड़ा सा देख लेते, यहाँ पे आपका देखिए ऊष्मा जो सुगर यानी थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो गर्म किए जाने पर और पुनः ठंडा करने पर कठोर हो जाता है और गर्म करने पर मुलायम हो जाता है। इसमें पॉलीथीन पीवीसी जो देखें वो होता है, और यहाँ पे सिंपली जो बोतल वगैरह बनाया जाता है वो इसी से बनता है, जैसे थैले, बोतल, बर्फ की ट्रे, ये सब होते हैं। तो ये आपका ये होता है ऊष्मादीड प्लास्टिक जो होता है वो गर्म करने पर मुलायम नहीं होते, अधिक मुलायम नहीं होते तथा, ठीक है। और ये इच्छित आकार में ढाले जा सकते हैं, मतलब एक बार गर्म किया तो उसके बाद ये जो आकृति में ढाला उसी आकृति में रहते हैं, निश्चित आकृति में रहते हैं। और यहाँ पे देखें तो इसी को हम लोग थर्मोसेट कहते हैं, और इसी को दो दो भागों में इस मतलब दो भाग इसका होता है, ठीक है। इसको मतलब कि इसके दो उदाहरण है, थर्मोसेट्स के दो उदाहरण है, बेकेलाइट और मेलामाइन। तो यहाँ पे बेकेलाइट जो होता है वो ये भी दोनों ऊष्मादीड है, लेकिन बेकेलाइट का यूज जो होता है वो बिजली के बल्ब ये सब में हार्ड कामों में होते हैं, ठीक है। लेकिन मेलामाइन जैसे कि टाइल्स वगैरह देखे होंगे आप लोग, तो ये सब का होता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 7 सामान, यहाँ पे बिजली के और अन्य सामान, यहाँ पे टेलीफोन उपकरण, ये सब विद्युत प्लग स्विच ये सब में किया जाता है, किसको? बेकेलाइट का। और यहाँ पे अगर देखें मेलामाइन का, तो इसका उपयोग यहाँ पे बर्निश, फर्श का टाइल ये सब बनाने में होता है, मेजों की ऊपरी सतह में ये सब में होता है। तो यहाँ पे देखिए विद्युत स्विच ऊष्मादीड प्लास्टिक से बनते हैं, क्योंकि आपने देखा विद्युत ऊष्मादीड उसी का एक उदाहरण था बेकेलाइट, ठीक है, और उसी से आपका विद्युत स्विच बनता है। तो यहाँ पे उत्तर होगा विद्युत स्विच थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनते हैं, क्योंकि यह थर्मोप्लास्टिक की अपेक्षा अधिक कठोर तथा विद्युत रोधी होता है। आप किताब में भी लिखा, विद्युत रोधी होता है और अधिक कठोर भी होता है, इसलिए इसका उपयोग होता है। और आपका अगला नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन है, बेकेलाइट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो बेकेलाइट का उपयोग हमने बिजली वगैरह का देखे उपयोग होते हैं, और आपने देखा किसी भी बर्तन के हत्था जो होता है मतलब पकड़ने वाला, उसमें भी इसी प्लास्टिक का यूज होता है, ठीक है, क्योंकि ये ऊष्मा का प्रतिरोधी होता है। तो बेकेलाइट का उपयोग विद्युत प्लग स्विच, टेलीफोन उपकरण की बाहरी ढांचे एवं बिजली के अन्य सामान बनाने के साथ साथ इसका उपयोग घरेलू बर्तनों का हत्था, मोटरों के पार्ट्स में और रेडियो एवं टेलीविजनों के कैबिनेट आदि बनाने में होता है, उसके बाहरी जो ढांचा होता है उसमें होता है। तो ये आपका 6 नंबर था। और आपका 7 नंबर यह दर्शाने के लिए कि प्लास्टिक प्रकृति में अक्षयकारी है। अक्षयकारी का मतलब अविनाशकारी, मतलब ये विनाश नहीं होता है प्रकृति में। उदाहरण देना है, इसको उदाहरण दे। तो सबसे पहली बात की आपने इसको पहले देख ले, तो यहाँ पे देखिए इसका अक्रियशील, यानी प्लास्टिक जो होता है वो अक्रियशील होता है। वो किस जैसे लोहा है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है उसमें जंग लग जाता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं होता। प्लास्टिक पर समांतर रसायनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लोहे की जैसे धातु के नाम वायु में रख देने पर उस पर जंग लग जाता है लोहे पर, किंतु प्लास्टिक जल एवं वायु से कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए सुगमता से संचारित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। ये सुरक्षित होते हैं, सुगमता से संचारित नहीं होते हैं, मतलब आसानी से विनाश नहीं होते हैं। यही कारण कि प्लास्टिक पात्रों का उपयोग अनेक रसायनों के साथ साथ विविध प्रकार की सामग्रियों के भंडार में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे सबसे पहले ये दर्शाने के लिए अक्षयकारी होती है, हम एक उदाहरण देना है। तो सबसे पहले उत्तर है प्लास्टिक हवा और पानी से क्रिया नहीं करते हैं, इसीलिए प्लास्टिक प्रकृति में अक्षयकारी है, मतलब अविनाशकारी है, ठीक है। उदाहरण है, एक उदाहरण देना तो एक उदाहरण यहाँ पे घर में प्रयोग होने वाले प्लास्टिक के डिब्बे और बाल्टी आदि को सालों साल, ठीक है, सालों साल प्रयोग में लाने के बावजूद ना तो उन पर जंग लगता है और ना ही रूप रंग में बदलाव आता है। तो ये उदाहरण दे दिए, ठीक है। तो ये दर्शाने के लिए प्लास्टिक प्रकृति में अक्षयकारी होते हैं, उदाहरण दे, ठीक है। तो ये उदाहरण दे दिए, ठीक है, ये दर्शाने के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से प्रदर्शित हो रहा है ना, यहाँ पे घर में जो भी प्रयोग होते हैं, बर्तन जो भी डिब्बे होते हैं, बाल्टी होते हैं, तो वो आपका सालों साल यूज करते हैं उसका, ठीक है, उस पर कोई जंग वगैरह नहीं लगता है। तो ठीक है, प्लास्टिक हवा और पानी से क्रिया नहीं करते हैं, इसीलिए वो प्लास्टिक जो क्या होता है अक्षयकारी होते हैं। तो उदाहरण घर में प्रयोग जो होता है ये सब, ठीक है। और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट दीर्घ की ओर। यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में सूती कमीज एवं संश्लेषित सामग्री से बने कमीज में से कौन खरीदना चाहिए? तो ये हमको आपका एडवाइस देना है। तो चूंकि आप जानते हैं सूती कमीज आपका आरामदेह होता है, स्वास्थ्यकर भी होता है, लेकिन जो संश्लेषित सामग्री के जो भी कमीज बनेंगे, चूंकि इसका जो तंतु होता है ना, तो पसीना जो भी पानी होगा उसका अवशोषण भी नहीं करता है, ठीक है, और गर्मी में काफ़ी हानिकारक है। तो यही कारण है, ये सब कारण आपको सूती का कमीज ही खरीदना चाहिए, खास करके ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है।
तो ये इस तरह से आपका आंसर होगा कि संश्लेषित तंतु वायु का अपने से होकर गुजरने नहीं देते हैं तथा जल एवं पसीने का अवशोषण नहीं कर पाते हैं, अतः ये गर्मी के दिनों के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हैं, पढ़ा है। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में सूती के कमीज एवं संश्लेषित के कमीजों में से सूती का कमीज खरीदना चाहिए। तो वीडियो के पे एंड कर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट पार्ट इसका जल्द से जल्द आए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।